इसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, चाणक्य, घनानन, मेगस्थनीज और सेल्यूकस। तो इसका उत्तर होता है चाणक्य। ठीक है। फिर अगला है कि अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभलेख में मिलती है? तो इसका उत्तर आपका होगा द्वितीय स्तंभ अभिलेख में मिलती है। फिर प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो जो है, जैसा कि सभी को पता है कि प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करती है, तो समुद्रगुप्त इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न चौथा कि किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया था? तो इसमें आता है आर्यभट्ट ने। ठीक है। पांचवा, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? शासक हर्ष ने नहीं की थी। हर्षचरित्र, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन तीनों की रचना है वो हर्षवर्धन ने की थी, और हर्षचरित्र की रचना है हर्षवर्धन ने नहीं की थी, बल्कि हर्षचरित्र की रचना है वो बाणभट्ट ने की थी, जो इसके दरबारी राजकवि थे। फिर किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम और आदित्य प्रथम। तो इसका ऑप्शन होगा आपका राइट ब, राजेंद्र प्रथम। फिर है विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और देवराय प्रथम। तो इसमें कृष्णदेव राय आपका उत्तर होगा। फिर चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता थी वो स्थानीय स्वायत्त शासन थी, और इसी के ऊपर आपकी बोर्ड में प्रश्न भी आता है, चोल प्रशासन की स्वायत्त शासन प्रणाली पर। ठीक है। फिर अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर दिए गए हैं उनको समझते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य ने की थी। धम्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धम्म का सिद्धांत महान सम्राट अशोक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया, और कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म की जो है प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। तो ये था सम्राट अशोक ने इसको प्रतिपादित किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। फिर आता है चौथा प्रश्न कि गुप्त संवत कब और किसने प्रचलित किया था? तो इसका उत्तर है कि गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रचलित किया था, जो कि गुप्त शासक था। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो इसका उत्तर होगा चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो यह उत्तर होगा कि समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र व गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने करवाया था। सुदर्शन झील पे आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के भी प्रश्न बनते हैं इस पर। तो ये पुनर्निर्माण है, वो निर्माण था। ठीक है। फिर आता है कि हर्ष के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय या हर्ष के समय में चीनी यात्री वेनसांग है वो भारत आया था। फिर हर्ष अपने राज्य की आय को कितने भागों में बांटता था? तो
हर्ष अपने राज्य की आय को 4 भागों में बांटता था। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं कि एक तो वो राजकार्य के लिए, एक दान के लिए, एक अपने वरिष्ठ जन जो उसके आश्रयदाता होते थे, कलाकार वगैरह, उनको सम्मान देने के लिए, और एक दरबारी खर्च के लिए वो 4 भागों में आय है वो बांटता था। बाण भट्ट की 2 रचनाएं कौन कौन सी है? तो बाण भट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं हैं कादंबरी और हर्षचरित्र। ठीक है। फिर एक करिकाल ने कहा वे को व कर दे, वह किस नगर की स्थापना की थी? करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तम यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। ये आपका मैप में भी आता है, मानचित्र के अंदर पुहारपत्तम, तो दक्षिण भारत के अंदर स्थित है, तो उसको ध्यान देना है आपको। प्रश्न संख्या 14 की किस चोल शासक की नौसेना अत्यंत विकसित थी? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम की नौसेना अत्यंत विकसित थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वापस आपका कि हरिहर व बुक्का ने किस महात्मा के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 के अंदर। अब हम देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न कि मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन को समझाइए या बताइए। मौर्यकालीन साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था, 4 मुख्य प्रांतों के अंदर विभाजित था, जिसमें 4 मुख्य भाग थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य प्रांत। प्रत्येक प्रांत का प्रशासक राजकुमार होता था, यानी उनको संभालने का जो कार्यभार है वो शासक अपने पुत्रों को ही देता था, ताकि विश्वसनीय हुआ करते थे। तो राजकुमार होता था जो मंत्रिपरिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। धम्म मात्र और अमात्य प्रांतीय अधिकारी होते थे जो धर्म और अन्य कार्य देखते थे, यानी जो उसके प्रांतीय अधिकारी जो मुख्य कह सकते हैं कि पद होते थे, उनके ऊपर धर्म महामात्र और दूसरा होता था अमात्य। तो ये मुख्य कार्यों की देखरेख करते थे। जो धम्म यानी जो नैतिक नियम जो अशोक के माध्यम से संचालित करवाए गए थे, उनकी देखरेख करते थे और वो कार्य कैसा हो रहा है उसका ध्यान देते थे, और इसके अलावा अन्य प्रांतीय इकाइयों की समस्याओं को वो देखते थे। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था और विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों को भी आहार यानी जिला या कह सकते हैं मुख्य भाग के रूप में, उसमें विषयपति यानी उसको भी जो अन्य अधिकारी होते थे उनके अधीन ये विषय हुआ करते थे। फिर है दूसरा प्रश्न है कि अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न कई बार आता है, प्रांतीय प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न आता है आपका कि अशोक ने अपनी नीतियों और उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए। ये सुधार निम्नलिखित थे। देखिए अशोक ने क्या क्या किया था। अशोक ने न्याय, भूमि और लेखा संबंधी अधिकारियों जैसे राजूक, युक्त और प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की, और इनको विभिन्न जो है विभाग है इनको सौंपे गए थे, जिसमें न्याय व्यवस्था, भूमि का लेखा जोखा और अन्य जो कार्य है वो इनको सौंपे गए थे। ये इनका देखरेख या इस कार्यों की जो है देखरेख करते थे। 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र पद का सृजन किया, अर्थात नया पद है वो उसने लागू किया, जिनका कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य तथा अकारण दंडितों के परिवारों को सहायता प्रदान करना था। यानी जो विभिन्न संप्रदाय यानी जाति या धर्म के जो लोग थे उनके अंदर परस्पर जो सहिष्णुता या सामंजस्य बिठाने का कार्य करना इनका होता था धम्म महामात्र का। और इसके अलावा कई बार अकारण दंडित परिवार जो होते थे, जिन्हें बिना वजह से या कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनको दंड दे दिया जाता था, जिसके वो भागीदार नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में ऐसे लोगों के परिवारों को मदद भी इन्हीं के माध्यम से या धम्म महामात्र पद के जो अधिकारी होते थे उन्हीं के माध्यम से इनको सहायता दी जाती थी। तीसरा है हमारा कि अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की जो राजा को जनता के सुख दुख और समस्याओं की जानकारी देते थे। अशोक ने अपने प्रतिवेदक ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो आसपास सारे इलाकों में घूमा करते थे और यहाँ जनता के सुख दुख या समस्याएं जो होती थी वो उसकी जानकारी वो शासक तक पहुँचाते थे, और अगर कोई समस्या लेकर दरबार में उपस्थित होता था तो वो उनकी जो है समस्या को सुनकर अशोक तक पहुँचाया करते थे। अशोक ने राजकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार भी
प्रदान किए। यानी अशोक ने राजूक यानी जो उसके न्याय संबंधी मामलों की देखरेख करते थे, तो उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी ताकि वो अपने स्वतः ही फैसले ले सके और अपने न्याय प्रणाली के तहत जो वास्तविक जो न्याय है वो लोगों को दे सके। कोई दबाव उनके ऊपर नहीं अशोक ने डाला था। फिर अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया एवं अमानवीय यातनाओं को बंद कर दिया। अशोक ने दंड विधान यानी दंड के तरीकों में बदलाव किया था और अमानवीय यातनाएं जो बुरी तरह से अंग भंग वगैरह जो होते थे या और भी जो कठोर यातनाएं होती थी उसको अशोक ने बंद करवा दिया था। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और जहाँ तक संभव हो सके जीव हिंसा न करने की आज्ञा दी। उसने अपने यहाँ पे ऐसा किया क्योंकि जब कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध नीति को त्याग दिया था, उसमें जब उसने भयंकर जनसंहार देखा और रक्तपात को देखकर उसका हृदय है वो विचलित हो गया था। और उसके बाद अशोक ने ये प्रण लिया था कि अब से मैं रणभेरी या रणघोष की जगह में जो है धम्म घोष को अपनाऊंगा। और उसके बाद उसने युद्ध न करने की शपथ ली थी और वहीं से उसने युद्ध नीति को त्यागा तथा उसने ये अपने राज्य में ये कहलवा दिया था कि जीव हिंसा को उसने निषेध कर दिया था और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए जीव हिंसा न करने की उसने आज्ञा भी दी थी। अशोक ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा यानी दवा दारू, ठीक है, सड़क, कुएं और वृक्षारोपण आदि कार्यों पर उसने बल दिया था। यानी उसने जनहितार्थ कार्य करवाए थे या सार्वजनिक कार्य भी उसने करवाए थे। साथ ही साथ ग्रामीण विकास को भी अशोक ने प्राथमिकता दी थी। यानी उसने अपने आसपास के इलाकों को नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक को भी विकसित करने में उसने अपनी भूमिका है वो निभाई थी या कह सकते हैं उसने अपना योगदान दिया था। अशोक ने स्त्रीध्यक्ष, ब्रजभूमिक, महामात्र, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र आदि की नियुक्ति की जो क्रमशः पशु, स्त्री, पशु संरक्षण, न्याय और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित हुआ करते थे। अशोक ने धम्म का आविष्कार करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही के लिए एक संविदा तैयार की जिससे अंत संबंधों में प्रगाढ़ता आई। यानी धम्म का आविष्कार, कुछ ऐसे नैतिक नियम अशोक ने बनाए जिससे राजा और प्रजा और नौकरशाही के लिए एक संविदा, एक नया विधान बनाया, नई कानून के तरीके बनाए जिससे जो है आपसी संबंधों में इसके कारण है प्रगाढ़ता या घनिष्ठता वो आई थी। अशोक ने वैदेशिक नीति को भी समसामयिक बनाया। यानी वो अपने पूर्वजों के अनुसार नहीं चला, उसने अपने स्वयं के कुछ नियम हैं वो स्थापित किए थे और उसी के आधार पर उसने बाहरी देशों से या कह सकते हैं कि अपने आसपास के राजाओं के साथ भी उसने जो है वैदेशिक संबंध स्थापित किए और साथ ही साथ उनके साथ उसने प्रगाढ़ता या कह सकते हैं मजबूत संबंध बनाने का प्रयास भी अशोक ने किया था। फिर अगला हमारा प्रश्न आता है तीसरा कि समुद्रगुप्त की विजयों पर टिप्पणी लिखिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इस पे भी आपकी प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर भी इसका प्रश्न आपका आता है। तो देखिए समुद्रगुप्त की विजय क्या क्या थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, हर्षेन को आप हरिसेन कर दें, कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख में उसके विजय अभियानों का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावत अर्थात गंगा यमुना का जो दोयाबी क्षेत्र है वहाँ पर सैनिक अभियान किया। उसने आर्यावत के 9 राजाओं जिसमें रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नागसेन, अच्युत नंदी, बलवर्मा को पराजित किया तथा इन्हें अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। 9 राजाओं को यहाँ पे उसने पराजित किया। इसके अलावा उसने दक्षिण में 12 राज्यों कौशल, महाकांतर, कोरल, कोटूर, पिष्टपुर, एलनपल्ली, कांची, अमुक्त, बेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर आदि को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के 8 वीकों को भी परास्त किया। सीमांत प्रदेशों के राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक राज्यों ने भी भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यानी उसे 12 शासकों को जो है दक्षिण में उसने हराया है। इसके अलावा मध्य भारत के 8 वीकों को भी उसने परास्त किया है और जो अन्य कई उसके आसपास के जो इलाके थे जहाँ पर अनेक क्षेत्र थे जहाँ पर राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों ही व्यवस्थाएं जहाँ चलती थी उन्होंने भी भयभीत होकर उसकी अधीनता को सहज स्वीकार कर लिया। देवपुत्र, शाही शाहानुशाही, शक, मुरुंड और सिंहल आदि विदेशी शासकों ने भी समुद्रगुप्त के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास है वो किया था। यानी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को बहुत अधिक फैलाया, फुलाया और कई शासकों के साथ उसने
कह सकते हैं मैत्री संबंधी भी स्थापित किया और कईयों के साथ कईयों के ऊपर उसने विजय हासिल की थी। अब आता है अगला प्रश्न, गुप्त काल में विज्ञान के विकास पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, गुप्त काल में विज्ञान की अग्रांकित विभिन्न शाखाओं एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। अब ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है कि आर्यभट्ट ने 10 गीति का सूत्र, 10 गीति की जगह कहाँ कर दीजिए, आर्याष्ट शतक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने पृथ्वी गोल होने और उनके द्वारा धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ और आर्यभट्ट के ग्रंथों 10 गीतिक सूत्र एवं आर्याष्ट शतक पर उसने टीका भी लिखी। वराहमिहिर ने भारतीय और यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर रोमक और पॉलिस का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक आदि ग्रंथों की रचना है वो वराहमिहिर ने की है तथा वर्गमूल तथा घनमूल निकालने की पद्धति एवं खगोल विज्ञान की विस्तृत विवेचना भी की है। ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर ब्रह्मपुट सिद्धांत, खंडखाद्यिक सिद्धांत आदि ग्रंथ लिखे एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो ब्रह्मगुप्त ने किया था। इसके साथ ही नागार्जुन ने रसायन एवं धातु विज्ञान के जो विद्वान थे, उन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया और पारद का आविष्कार किया। पारद जिसे पत्थर हुआ करता था एक तरह से, जिसे कोई भी छूकर या किसी चीज़ को छूने से वो सोना बन जाती है। हमारा जो 5वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी मौजूद है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ये गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है वो माना जाता है, क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य या समुद्रगुप्त के बारे में विशेष जानकारी हमें अर्जित करवाता है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, यानी जब वो गद्दी पर बैठा या सिंहासन पर बैठा तो उस समय की स्थितियाँ, दिग्विजय यानी उसने 9 राजाओं, 12 राजाओं और मध्य प्रांत और अन्य कई प्रकार से उसने अपने शत्रुओं को विजित किया है, अपने आसपास के क्षेत्रों को उसने विजित किया है। तो उसकी दिग्विजय की नीति के ऊपर इसमें प्रकाश डाला गया है और उसके व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया गया है। कई अधिकारियों के पदों और नामों के उल्लेख से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी भी हमें इसके माध्यम से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से। अलंकारिक संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली तत्कालिक समृद्ध साहित्य के प्रगति के प्रतीक माने जा सकते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज, गायन व संगीत में दक्षता में गुरु, तुम्बरू व नारद को लज्जित करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही उसको लाख गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक एवं धर्म की प्राचीर भी कहा गया है। तो ये थी प्रयाग प्रशस्ति की विशेषता और ये थे हमारे टॉपिक आज के इतने ही।